हम सब यहाँ हैं, जिंदा हैं, पर कभी सोचा है ये सब शुरू कैसे होता है? मतलब जीवन की शुरुआत। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मानव जनन, वो कमाल की और सच कहूं तो काफी जटिल प्रक्रिया जो हम सबके वजूद की बुनियाद है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। देखिए इसे, ये है जीवन की पहली झलक, एक बहुत ही छोटा सा भ्रूण। पर सवाल ये है कि एक सिंगल कोशिका से यहां तक का सफर तय कैसे हुआ? आखिर कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो प्रोसेस है जो इसे चलाती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फिर एक नई जिंदगी बनने का ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? आइए सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया का एक ओवरव्यू लेते हैं। मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, वो सारे पड़ाव जो इस मिराकल को पॉसिबल बनाते हैं। अच्छा, तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया ना एक के बाद एक होने वाले इवेंट्स की एक चेन है। सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स, शुक्राणु और अंडाणुओं का बनना। इसके बाद होता है इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म का ट्रांसफर। फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, फर्टिलाइजेशन, जहां ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं। और उसके बाद इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और आखिर में पार्चुरेशन, यानी एक नए जीवन का जन्म। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है पुरुषों और स्त्रियों की रिप्रोडक्टिव लाइफ में। जहां पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी से शुरू होकर बुढ़ापे तक चल सकता है, वहीं स्त्रियों में ओव्यूम यानी एग बनने की प्रक्रिया प्यूबर्टी से शुरू तो होती है, पर करीब करीब 50 साल की उम्र के आसपास रुक जाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पुरुष जनन तंत्र से। इसको ना एक तरह की हाई टेक फैक्ट्री और डिलीवरी नेटवर्क समझ सकते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जहां स्पर्म बनते हैं और एक डिलीवरी नेटवर्क जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। अब ये पूरा सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन यानी श्रोणि क्षेत्र में होता है और इसमें कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स शामिल हैं, जैसे टेस्टीज, कुछ एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब मिलकर ही इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को पूरा करते हैं। टेस्टीज, जिन्हें वृषण भी कहते हैं, एक थैली जैसी स्ट्रक्चर में होते हैं जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। अब ये स्क्रोटम बहुत कमाल की चीज है। ये एक तरह का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। इसका काम है टेस्टीज के तापमान को शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना। और ये तापमान स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो चलिए अब इन टेस्टिस के अंदर जरा झांक कर देखते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर ना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। हर टेस्टिस के अंदर करीब 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। और इन लॉब्यूल्स के अंदर बहुत ही पतली घूमी घूमी सी नलिकाएं होती हैं। इन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और असल में यही वो जगह है, द एग्जैक्ट स्पॉट, जहां स्पर्म बनते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 मेन तरह के सेल्स होते हैं। पहले हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये वो मेल जर्म सेल्स हैं जिनसे आगे जाकर स्पर्म बनते हैं। और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स। इन्हें नर्स सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम है डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को पोषण देना, उनकी देखभाल करना। अच्छा, इन ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ जो जगह होती है, वहां भी कुछ खास सेल्स मिलते हैं। इन्हें लेडिक सेल्स कहते हैं। और इनका काम है मेल हार्मोन्स बनाना, जिन्हें एंड्रोजन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट और स्पर्म बनाने की प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो स्पर्म बन तो गए, पर अब आगे क्या? उनका सफर कैसे बढ़ता है? देखिए, वो कई डक्ट से गुजरते हैं। रीटे टेस्टिस से वास एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडमिस और वहां से वास डिफरेंस तक। ये पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो उन्हें आगे ले जाता है। तो ये तो हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ एग ही नहीं बनाता, बल्कि एक नई जिंदगी को नर्चर करने के लिए, उसे पालने पोसने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट भी तैयार करता है। मेल सिस्टम की तरह ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में ही होता है। इसमें भी ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस जैसी कई स्ट्रक्चर शामिल हैं जो सब एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं ओवरीज, जहां एग और हार्मोन्स बनते हैं, ओविडक्ट्स, जिन्हें फलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूटेरस यानी वूम, जहां बच्चा डेवलप होता है, और फिर सर्विक्स और वजाइना। ये फैलोपियन ट्यूब का सिरा देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ ये उंगलियों जैसी जो प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, इन्हें फिम्रियाएं कहते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब ओवरी से एग रिलीज होता है, तो यही फिम्रियाएं उस एग को कलेक्ट करके ट्यूब के अंदर ले जाने में मदद करती हैं।
अब बात करते हैं यूटेरस यानी गर्भाशय की दीवार की। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली पतली सी प्रोटेक्टिव लेयर है पेरीमीट्रियम, बीच वाली मोटी मस्कुलर लेयर है मायोमीट्रियम और सबसे अंदर की ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमीट्रियम। यही वो लेयर है जो हर महीने साइक्लिकल चेंजेस से गुजरती है। और वो जो बीच वाली मोटी लेयर थी, मायोमीट्रियम, उसका रोल बहुत पावरफुल है। बच्चे के जन्म के समय जो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होते हैं वो इसी मस्कुलर लेयर की वजह से होते हैं। सच में नेचर की इंजीनियरिंग कमाल की है। ठीक है, तो अभी तक हमने मेल और फीमेल सिस्टम्स की बनावट को समझा। अब थोड़ा और डीप चलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और देखते हैं कि ये लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी गैमेट्स, स्पर्म और ओवम बनते कैसे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस का मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो प्रोसेस है जिससे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यानी पुरुषों के टेस्टिस और स्त्रियों की ओवरीज में गेमेट्स बनते हैं। स्पर्म और ओवम यही वो सेल्स हैं जो लाइफ की फाउंडेशन रखते हैं। स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वो कई स्टेप्स में होती है। ये एक डिप्लॉइड सेल से शुरू होती है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर मियोसिस नाम के एक स्पेशल डिवीजन के बाद इससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और हर सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यही स्पर्मेटिड्स आगे चलकर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनते हैं। अब ये सब अपने आप नहीं होता। इस पूरी प्रोसेस को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। प्यूबर्टी के टाइम हाइपोथैलेमस से GnRH नाम का हार्मोन निकलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है जो फिर LH और FSH हार्मोन्स रिलीज करता है। LH लेडिक सेल्स पर काम करता है और FSH सर्टोली सेल्स पर, और बस एंड्रोजन प्रोडक्शन और स्पर्म डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी की उम्र में शुरू होता है क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH का सीक्रेशन काफी बढ़ जाता है। तो ये GnRH ही वो हार्मोनल स्विच है जो इस पूरी फैक्ट्री को ऑन करता है। तो अब जीवन को शुरू करने वाले ये दोनों मेन प्लेयर्स तैयार हैं, स्पर्म और ओवम। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है ना? आखिर अब आगे क्या होता है? ये दोनों मिलते कैसे हैं और इनके मिलने से एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है? ये सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है।